नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। तो माफ़ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से शुरू में आपको आवाज़ नहीं मिल पाई, लेकिन हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर जो सबसे बड़ा स्नान पर्व था कल, यानी मौनी अमावस्या। उस दिन वो जो वहाँ पर जो दुर्घटना घटी, जो बड़ा हादसा हुआ, उसको लेकर सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और तमाम चौतरफा उस पर हमले हो रहे हैं। सरकार भले ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जनहित याचिका, जिसमें यूपी सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई है। इसके अलावा वहां जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। किसी भी दोषी अधिकारी को अभी किसी के ऊपर यह नहीं कहा गया कि कौन उसमें दोषी है, कौन जिम्मेदार है, लेकिन यह जरूर किया गया है कि वहां तमाम जो प्रशिक्षित अधिकारी हैं, पुराने अधिकारी हैं, जिन्होंने 2019 के कुंभ मेला को आयोजित कराने में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भेजा गया है प्रयागराज। उनमें उस समय के जो प्रयागराज के में विकास प्राधिकरण के वीसी थे और उस समय कुंभ मेला का प्रशासन देख रहे थे, वो अधिकारी भी शामिल हैं। तो इन अधिकारियों को वहां भेजा गया है, लेकिन जो अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में ये सारी घटनाएं हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी तो हादसे के बारे में भी कोई नहीं रही। कल दिन भर लोग परेशान रहे ये जानने के लिए कि किन्होंने अपने परिजनों को खोया है। लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनको जानकारी दी जाए। यहां तक कि घटना में हताहतों की संख्या को लेकर देर शाम तक लोग परेशान रहे। 14-15 घंटे के बाद स्थानीय प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने यह बताया कि हादसे में 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 60 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बहुत कुछ देखा था और उनकी निगाह में हताहतों की संख्या इतनी नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। हालांकि उनकी अभी कहीं से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी रहे वो लगातार इस बात को बता रहे हैं और सोशल मीडिया में भी ये बातें लिखी जा रही हैं, हादसे की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, जिनको अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी देर शाम इस बात की जानकारी दी कि हादसे में हताहतों की संख्या कितनी है। लेकिन दिन भर ये चर्चा रही कि उसके बाद सारी व्यवस्था वहां पर ठीक हो गई, स्नान शुरू हो गया, अखाड़ों को भी स्नान के लिए मना लिया गया, लेकिन प्रयागराज के भीतर आने वाली तमाम ट्रेनें कैंसिल कर दी गई, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, कुंभ क्षेत्र जाने वाले बहुत से रास्ते बंद कर दिए गए। इन सारी चीज़ों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है।
तमाम बदलाव अब किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहां पहुंचे तो उनके लिए, उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए और उस भीड़ को मैनेज करने के लिए इंतजाम क्या किए गए थे, इस बात का जवाब अब तक सरकार नहीं दे रही है। लेकिन अमलेंदु जी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। और आखिरकार शाम तक उसको यह भी बताना पड़ा कि हादसे में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नहीं तो लग रहा था कि इस हादसे को शायद एक छोटी मोटी घटना बताकर इसको लोगों का ध्यान इससे हटाया जा रहा है। यहां तक कि यूपी के एक मंत्री ने कह भी दिया था कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती। यूपी के मंत्री ने भी कह दिया था, वो जो रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं उन्होंने भी कह दिया था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये उनका बयान आया था मीडिया में। दूसरा बात समझिए ये कि योगी आदित्यनाथ का जो कल सुबह का वक्तव्य था, जो 8 मिनट का वीडियो, उसमें से कुछ हम लोगों ने कल भी सुनवाए थे अपनी इसी लाइव कार्यक्रम में, उसमें उन्होंने कहीं भी मृतकों का कोई जिक्र नहीं किया था। वो लगातार जो थे उसमें घायलों का 2 बार उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मृतकों की कोई जानकारी नहीं दी गई। प्रशासन की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी कि मृतक कितने हैं। बल्कि जो मेला की प्रभारी थी एक आकांक्षा राणा, वो तो कह रही थी कि एक भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी, भगदड़ नहीं मची थी और सब कुछ सामान्य है, ये उनकी तरफ से कहना था। ये उनका वक्तव्य आया था। इसी तरीके से एसपी जो है वहाँ के तिवारी या त्रिपाठी जो भी है, वो कह रहे थे कोई भगदड़ नहीं हुई है। और खबर अब ये आ रही है समीर जी कि कल एक ही जगह भगदड़ नहीं हुई, 2 जगह भगदड़ हुई। और दूसरी जगह भी जो अब जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि दूसरी जगह भी 21 जाने गई हैं। अब हमें नहीं मालूम कि गई हैं कि नहीं गई, लेकिन दूसरे कुछ मीडिया आउटलेट्स उसको चला रहे हैं। दूसरा खबरें ये आई कि मीडिया पे दबाव बनाया गया कि वो तत्काल वहाँ की खबरें नहीं दे। और हमने देखा कि मीडिया से वो खबरें जो थी ब्लैकआउट की जा रही थी कि वहाँ कोई हादसा भी हुआ, और यही बताया जा रहा था कि एरियल व्यू जो थे वो दिखाए जा रहे थे कि साहब देखिए कितना अच्छा जो है नहान चल रहा है, कितना अच्छा स्नान चल रहा है, ये दिखाया जा रहा था। तो यानी कुल मिलाकर समीर जी एक तरीके से देखा जाए तो पूरे मामले पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने ट्वीट में कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने नज़दीकियों को खोया है उनके प्रति संवेदना है, तो आखिर योगी आदित्यनाथ को यह कहने में क्या आपत्ति थी कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है? बिल्कुल अमलेंदु जी, यही सवाल उठ रहे हैं। हम वहां के एसएसपी को भी सुनवाएंगे। उन्होंने तो साफ तौर पर मना ही कर दिया कि भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं रही। हम लोग सुनेंगे, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहां का प्रशासन खुद को इतना स्किल्ड मानता है कि वो हर घंटे अपडेट करता है कि कितने लोगों ने स्नान कर लिया। और आज भी, अभी कुछ देर पहले भी उसकी रिपोर्ट आ रही है कि 27 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में स्नान कर लिए हैं। लेकिन वो अब तक ये जो आंकड़े उसने जारी भी किए देर शाम लगभग 14-15 घंटे के बाद कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई और कितने लोग घायल हैं, उसको बताने में उसको 14-15 घंटे लग गए। जबकि वो सारी जो दुर्घटना थी वो कुछ ही जगह पर ही सीमित थी। ऐसा नहीं था कि वो पूरे मेला क्षेत्र में थी। ये बात अलग है कि एक और दुर्घटना उसी समय हुई थी जो कि मेला क्षेत्र में गंगा के उस पार हुई थी, ये संगम के उस पार हुई थी। तो ये सारी चीजें ये है कि किस तरह से लीपापोती करने की कोशिश की गई, अभी भी की जा रही है। अभी भी जो आंकड़े प्रशासन की तरफ से आ रहे हैं उनको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शी वहां जो रहे उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि यह संख्या सही है या नहीं सही है। बहरहाल सुनते हैं कि इस पर पर्दा डालने की किस स्तर की कोशिशें हुई कि भगदड़ तक बताने से उसको इनकार किया जा रहा था और साथ में यह चेतावनी भी दी जा रही थी कि इस तरह की बातें अगर कोई करेगा तो वो अफवाह माना जाएगा और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं मेला क्षेत्र के जो एसएसपी हैं उनको, वो क्या कह रहे हैं। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहाँ भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है। तो वहां पर स्टैम्पीड जैसी यानी भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं थी। ये मेला क्षेत्र के जिनके ऊपर सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वहां पर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो ये कह रहे हैं। और देर शाम तक कोई जानकारी नहीं दी गई और सबसे बड़े सवाल तो ये उठ रहे हैं कि मीडिया ने अपनी भूमिका को किस तरह से निभाया। वो पूरी तरह से उन्हीं सूचनाओं को लोगों तक दे रही थी जो सरकार उसको यानी सरकारी माध्यम से, सरकार के सूचना विभाग की ओर से उसको सूचनाएं
भेजी जा रही थी। यानी रिपोर्टर्स की जो जिम्मेदारी होती है कि वो खुद जाकर देखें और पता लगाएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो काम उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनके ऊपर दबाव रहा, उनके ऊपर इसको ये धमकाया गया, जो भी कारण रहा हो, लेकिन इस अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम किया और तमाम इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आखिरकार उसने भी, मीडिया ने भी तब आंकड़ों को जारी करना शुरू किया जब प्रशासन ने बताया, और वही आंकड़े वो अभी तक बता रहा है जो प्रशासन ने बताए हैं। लेकिन इस भगदड़ में अभी तक तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि लोग अपनों को ढूंढने के लिए परेशान हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ट्विटर पर वो तस्वीरें और डिटेल भेज रहे हैं, इस तरह से परेशान है। लेकिन अब तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो घायल हैं, कहां गायब हैं, कहां पर उनको अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश की गई, उसको लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार कितनी भी कोशिश कर रही हो कि अब मेला पूरी तरह से सामान्य हो गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह खबरें आ रही हैं कि लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कराए हैं, अपने कार्यक्रम कैंसिल कराए हैं जो इसके बाद जाने वाले थे, इस पर्व के बाद जाने वाले थे। तो यह एक बड़ा खौफ है लोगों में कि किस तरह से इस घटना ने लोगों का भरोसा तोड़ा है, और सरकार जिस तरह के दावे कर रही थी, प्रचार प्रसार कर रही थी, वो प्रचार प्रसार, वो दावे कितने खोखले साबित हुए हैं, ये भी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समझिए, ये प्रचार प्रसार कितना खोखला साबित हुआ है, दावे कितने खोखले साबित हुए, ये तो हो ही रहा है। और ये सवाल उठ रहे हैं कि 7,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ है इस कुंभ के मेले पे, ये कहाँ से आया और ये किसका पैसा था? क्या ये सरकार में अपनी जेब से लेकर आई थी? आम जन का पैसा था? तो सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई और वीआईपी मूवमेंट के लिए स्थान क्यों दिया गया? सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस दिन शाही स्नान था, जिसको ये अमृत स्नान कहा जा रहा है, अमृत स्नान की कोई व्यवस्था जो है वो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में शाही स्नान है। सरकार ने इसको अमृत स्नान का नाम दिया, शाही स्नान है। और ये शाही स्नान जब भी होता है समीर जी, तो पहले ये होता है कि अखाड़ों की बाकायदा सूची तैयार होती है कि कौन सा अखाड़ा पहले जाएगा, किस समय जाएगा, ये सारा तैयार होता है। उनको ना करके वीआईपीज़ को वहां ले जाया गया और बाबा रामदेव और हेमा मालिनी जो थी वो जाकर वहां स्नान कर रहे थे। ये किसकी अनुमति से कर रहे थे और क्यों ये परंपराएं तोड़ी गई? आखिर सरकार क्या एक धार्मिक जो आयोजन है उससे ऊपर हो जाती है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल उठे हैं और सोशल मीडिया इस पर तमाम जो सवालों से भरा हुआ है। एक सोशल मीडिया पे ही समीर जी थोड़ी देर पहले एक टिप्पणी आई, अगर आप उसको पढ़ के बता देंगे और हम कहेंगे वो दिखा भी दिया जाएगा, ट्वीट जो है वो काफी गंभीर सवाल। सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम टिप्पणियां आ रही हैं, और ये बात जो आप कह रहे हैं अमलेंदु जी की वीआईपी कल्चर, इस दुर्घटना के लिए, इस हादसे के लिए वीआईपी मूवमेंट को भी बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। 2 दिन पहले किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के उसमें पूरा लाव लश्कर जुटा रहा, तमाम वहां पर वीआईपीज आते रहे, और लोगों का ये जो घटना हुई है, इस घटना के 3-4 दिन पहले से ही लोगों को जिस तरह से वहां अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लोग 25-30 किलोमीटर उनको चलाया जा रहा था उस संगम पर, जबकि इतनी ज्यादा दूरी वहां पर नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी, लेकिन मीडिया में लोगों की वो नाराजगी नहीं दिखाई जा रही थी, सोशल मीडिया के जरिए पता लग रहा था। और सरकार भी शायद उन नाराजगियों को, लोगों की उन परेशानियों को नहीं देख रही थी, उसको केवल वही दिखाई पड़ रहा था जो वो मीडिया दिखा रहा था, जो मीडिया सरकारी सूचना पर ही पूरी तरह से आश्रित था। बड़े सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, लगातार इसकी चर्चा हो रही है, सरकार को घेरा जा रहा है। एक अर्चना सिंह नाम की कोई यूजर है जिन्होंने अपने एक्स हैंडल पर यानी ट्विटर पर लिखा है कि पुष्पा फिल्म रिलीज भगदड़ पर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। हमें याद आया कि हाथरस में भगदड़ मची थी तो आयोजकों पर मुकदमे हुए थे कि भीड़ बुलाकर व्यवस्था नहीं बना पाए। कुंभ मेले के आयोजक और वीवीआईपी लोगों पर कब मुकदमे होंगे और इनको गिरफ्तार कौन करेगा? मौत के सौदागर, ये सवाल उन्होंने पूछा है क्वेश्चन मार्क लगाकर। इस तरह के तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन पर ये गुस्सा दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से इस व्यवस्था को लेकर, आयोजन को लेकर, और कैसे वहां पर आम लोगों को इग्नोर किया गया, वीआईपी कल्चर को प्रमोट किया गया, वीआईपी मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया। लोग आराम से स्नान कर रहे थे और जो आम पब्लिक है दूर दराज से पैसे खर्च करके और परेशान होते हुए संगम में पहुंच रही है स्नान करने के लिए, उसको किस तरह से शहर
के भीतर आने से रोका गया, परेशान किया गया। उसी मेला क्षेत्र में कई किलोमीटर उनको पैदल चलाया गया और आखिरकार इन सब के बावजूद इतना बड़ा हादसा वहां पर हो गया। बिल्कुल समीर जी, और यही कारण बताया जा रहा है। और कल जो एक एंकरानी जो थी वहाँ से जब रिपोर्टिंग कर रही थी हादसे के बाद, तो वो बता रही थी कि देखिए यहाँ पर ये जो है पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई है और वो दूर दिख रहा है आपको, वहाँ जाना पड़ता है तो लोगों को 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, तो लोग इसी को क्रॉस कर जाते हैं, इसी को क्रॉस कर, यानी एक तरह से लीपा पोती करने की कोशिश की जा रही थी। और कल शाम को योगी आदित्यनाथ ने भी जो अपना वक्तव्य जारी किया, उसमें समीर जी दोषी जो है वो श्रद्धालुओं को ही ठहराने की कोशिश की गई, प्रशासन को कहीं दोषी नहीं ठहराया गया। और इतने बड़े हादसे के बाद सवाल यह कि अभी तक मेला क्षेत्र के जो प्रभारी डीएम और कमिश्नर और एसएसपी और जो भी थे, उनको अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, ये सवाल अब उठ रहा है। इतनी बड़ी दुर्घटना पे कि कौन जिम्मेदार है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर वहां पर मौजूद लोग जिम्मेदार हैं? कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। यह जिम्मेदारी लेने का तरीका है। इसको लेकर आप भले इस तरह से कह दें, लेकिन सोशल मीडिया पर और अब तो यह कोर्ट में भी याचिका लग गई है कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी। तो इन सारे मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। सरकार ये वैसे भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। और जिस तरह से कुंभ मेले में वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें पूरे मेलों में पटी थी, ऐसा लग रहा था कि यह सरकारी आयोजन है और यह सरकार ही करा रही है। लेकिन अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आई है तो सरकार पूरी तरह से वहां से गायब दिख रही है। अमलेंदु जी, इसके लिए यह बातें भी कही जा रही हैं कि सरकार इसलिए जिम्मेदारी नहीं ले रही है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का भी यह कहना है, उनकी नाराजगी भी है कि वो तो सारे टाइम यहां पर जब से कुंभ की शुरुआत हुई है, वो मुख्यमंत्री के 20 दौरे वहां पर लग रहे हैं, दर्जनों हर दूसरे दिन वो पहुंच रहे हैं। कोई वीआईपी पहुंच रहा है उसके साथ भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ पूरा जो प्रशासनिक अमला है उनके आवभगत में जुटा रहता है। उनको काम करने का ही मौका नहीं मिल रहा है कि वो आम लोगों की समस्याओं को भी देख सकें। तो कैसे सरकार उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल देगी? ये बहुत सारी चीजें हैं। पता नहीं जो न्यायिक आयोग बैठा है, जांच आयोग, वो इन सारी चीजों को ढूंढ पाएगा नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों में भी इस बात को लेकर जबरदस्त नाराजगी है सरकार के खिलाफ। बिल्कुल समीर जी, और इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि अगर किसी पे कार्रवाई की जाएगी तो वो अधिकारी फिर कहेगा कि हमारे ऊपर दबाव इतना है कि रोज यहाँ मुख्यमंत्री आ रहा है, रोज यहाँ जो है सब अमित शाह चले आ रहे हैं और उनको नहाते हुए जो ये टीवी हमारा दिखा रहा है साहब कि वो मतलब दिखाने का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है और वो डुबकी नहीं लगा रहा, वो ऊपर अपने पानी उड़ेल रहा है तो उसी को मीडिया दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? किसी को निर्वस्त्र दिखाने का क्या इसका औचित्य है? तो ये तो मीडिया जाने वो क्यों दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है। लेकिन तब फिर तमाम सवाल उठेंगे कि भाई प्रशासन जो है वो मेले को संभाले कि नहीं, वीआईपी को संभाले। और वहां 2 घाट की व्यवस्था क्यों गई? जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने पहले भी कहा था कि भाई ये 2 व्यवस्थाएं क्यों की गई हैं कि एक वीवीआईपी स्नान होगा, दूसरा अलग स्नान होगा। क्या शास्त्रों में कुछ है कि वीवीआईपी स्नान होगा? क्या जब पहले कुंभ लगा करते तो राजा आता था तो उसके लिए अलग से स्नान की व्यवस्था होती थी? इस कुंभ के जो राजा असली हैं वो तो जो अखाड़े हैं, जो साधु संत हैं वो हैं, तो उनका ही शाही स्नान होता है। लेकिन सरकार ने ऐसे प्रचारित किया कि उसका कार्यक्रम है, इसका हिंदू धर्म सनातन धर्म से लेना देना नहीं। हेमा मालिनी आएंगे, जी हाँ, और रामदेव आएंगे, उनके स्नान के लिए जैसे जो है ये सारी व्यवस्था की गई थी। तो यही सवाल उठ रहे हैं। चूंकि भगदड़ जिस हुई है उसके बाद भी ये बताया गया था व्यवस्था एकदम ठीक है। देखिए हेमा मालिनी स्नान करके आ चुकी हैं और रामदेव भी स्नान करके आ चुके हैं, ये बताया जा रहा था। तो यानी सारा दोष जिस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट पे आ जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, विशाल तिवारी एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने याचिका दायर की, उन्होंने भी इस वीवीआई मूवमेंट को जो है जिम्मेदार ठहराते हुए याचिका ठहराया है हादसे के लिए। और यही उन्होंने कहा है कि इन सारी चीजों की जांच हो कि आखिर ये वीवीआईपी मूवमेंट की जो अनुमति है इसकी परमिशन कौन दे रहा है? प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं या उनके ऊपर किसी का दबाव है जो उनको देना पड़ रहा है? इन सारी चीजों की जांच, यानी जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए वो नहीं ले रही है, तो अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट याचिका पहुंच गई है, याचिका दायर की गई है और यह मांग की गई है कि सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाए कि वहां पर क्या हुआ और यह घटना कैसे घटी, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और कितने लोगों, कौन कितने हताहत हैं, वहां पर वास्तविक संख्या उनकी क्या है। बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार पूरी तरह से लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रही है वो अपने आप में बड़ा एक कह लीजिए कि गंभीर मसला है और बहुत आश्चर्यजनक है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तमाम
तमाम और जो मुद्दे उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था में बदलाव किया गया है, वो अति आत्मविश्वास का शिकार वहां पर पूरा प्रशासनिक महकमा ही नहीं, पूरी सरकार दिखाई पड़ रही थी। उसको लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, और उसको शायद ये भी पता रहा हो कि अगर कुछ होगा तो वो जिम्मेदारी सीधे लोगों पर ही डाल देगी, जैसा कि किया जा रहा है। सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के कारणों पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी है। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के तो ये बता रहे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ने का काम किया जो लोग वहां पर मौजूद थे, यानी जो वहां पर दर्शनार्थी थे, उनकी गलती से ये सब हुआ। जबकि वहां प्रत्यक्षदर्शियों का एक कहना, निश्चित तौर पर बैरिकेडिंग भी टूटी थी, लेकिन 200 किलोमीटर की यात्रा करके कई लोग ऐसे थे जो मौनी अमावस्या में आमतौर पर रात में ही स्नान वहां शुरू हो जाता है, उसके लिए वो वहां पहुंचे हुए थे। पहुंचने के बाद लोगों ने सोचा कुछ देर आराम कर लें, आसपास उनको कोई जगह तो थी नहीं, रैन बसेरे इस तरह के बनाए नहीं गए थे, वहीं पर वो आराम करने लगे, सो गए। और उसके बाद तमाम जो श्रद्धालु थे, स्नानार्थी थे, वो आने लगे, उनमें से कुछ लोग उनके ऊपर चढ़े, इस तरह से वहां भगदड़ मची। तो और ये प्रशासन को भी पता था, जिस तरह से वहां के कमिश्नर का एक वीडियो हम लोगों ने देखा है कि वो अनाउंस कर रहे हैं कि आप इस तरह से जो जा रहे हैं वो मत जाइए, अन्यथा यहां पर भगदड़ मच सकती है। उनका ये काफी वायरल हुआ है, ये जो अनाउंसमेंट, जो ये घोषणा कर रहे थे, इस वजह से वहां पर हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस प्रशासन था, वो क्या वहां पर लाखों लोगों को रोकने के लिए, मैनेज करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए क्या पर्याप्त था? उनको क्या पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई थी? हादसा होने के बाद भी उसकी क्या भूमिका रही, किस तरह से उसने अपना काम किया? ये तमाम सवाल ऐसे उठ रहे हैं। हां, एक काम जरूर किया गया है कि घटना को दबाने के लिए, यानी उस पर लीपापोती करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किए गए, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके, छन करके आ रही है, वो सारी खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल समझिए, अब धीरे धीरे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और तमाम वो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि साहब कोई एक सेलिब्रिटी है, वो बता रही है, दिखा रही है कि दूर तक जो है खाली है, और उसी दिन उस दिन दावा किया जा रहा है कि उस दिन का वीडियो। तो हालांकि हम उसकी अब कोई पुष्टि नहीं कर सकते कि वो असली है कि नहीं है, चूंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन वो किया जा रहा है। चीज अमलेंदु जी आपको रोकूंगा, हम लोग सोशल मीडिया की बार बार बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो वहां से वास्तविक वीडियो आ रहे हैं, जो लोग वहां घूम टहल रहे हैं उनके जरिए आ रहे हैं। और आज अगर ये जो कहते हैं कि हर हाथ में मोबाइल नहीं होता, लोगों के पास नहीं होते, तो हमको ये तक नहीं पता चलता कि हादसा भी हुआ था कि नहीं हुआ था। इसलिए हम ऐसा नहीं कि उनको पूरी तरह से खारिज कर दें, क्योंकि हम उनकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते चूंकि वो वीडियो हमारा नहीं है। हमारा वीडियो नहीं, हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में तमाम ऐसे वीडियो आए हैं जिनकी वजह से ही हमको सही खबरें भी पता लग रही हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया पर लगाम कसने की तैयारी सरकार कर रही है। जो
सोशल मीडिया पर चढ़कर आए नरेंद्र मोदी, अब उन्हें लग रहा है कि ये सोशल मीडिया उन्हीं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। तो अब ये सरकार उसका गला घोटने की तैयारी भी कर रही है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, सब कुछ चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अभी वो चूंकि फंसा हुआ है तो अभी ये है तो उसको, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ही ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई कि किस तरीके से एक यूट्यूबर प्रयागराज का खड़ा होकर के जैसे ही शुरू करता है और एक महिला आती है और आते ही जो भद्दी भद्दी गालियाँ जो है वो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए देती है और प्रशासन को देने लगती है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसी तरीके से वायरल हो जाता है कि किस तरीके से एक वो महाराष्ट्र की महिला आई है, वो कह रही है कि मैं RSS से जुड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ के निर्वस्त हो गई और यहाँ की पुलिस कह रही है बहुत गंभीर, वो तो देखने में कि हो गए तो क्या हो गया, और वो हो रहा है। और वो उसका बेटा जो है योगी आदित्यनाथ को बहुत भद्दी भद्दी गालियां जो दे रहा है, ये भी सब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और यही नहीं, अमलेंद्र जी आपने उस वीडियो को भी देखा होगा, एक न्यूज एजेंसी का पत्रकार, और मैं व्यक्तिगत रूप से उसको जानता हूं, और वो पुलिस वाले से वहां पर अखाड़ों से वो बात कर रहा है, पुलिस वाले से बात भी नहीं कर रहा है, उसको किस तरह से उसको धमकाते हुए उसका माइक छीनकर तोड़कर उसको भगाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये तमाम घटनाएं हुई हैं, जहां जहां कैमरा दिखा है वहां वो कैमरा छीनने की कोशिश हुई है। हाँ। इस तरह की भी खबरें आई हैं। तो अब बेचारे जो हमारे जो एंकरानियां गए थे तो ये तो मौज लेने गए थे वहां, तो अब अगर ये जो सरकार बता रही है या प्रशासन बता रहा है अगर वही रिपोर्टिंग करना तो इसमें इनका क्या दोष है बेचारों का, वरना ये भी अपना कैमरा छिनवा लेते जैसे तमाम यूट्यूबर्स ने अपने कैमरे छिनवाए हैं वहां। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और तमाम जो मीडिया संस्थान हैं, ये कहा जा रहा है, इसकी भी हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है कि हम एविडेंस हो, लेकिन ये बातें कही जा रही हैं कि जो तमाम उस हादसे को कवर करने वाले फोटोग्राफर थे, वीडियोग्राफर थे, तमाम मीडिया के लोग थे या जो भी लोग वहां मौजूद थे, उनसे तमाम फुटेज भी डिलीट करवाए गए या उनके जब्त कर लिए गए। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन आज सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास कैमरे हैं, तो आप कितनों का डिलीट करवाएंगे? तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में पब्लिक डोमेन में आ ही गई हैं। कितना भी पर्दा डालने की कोशिश हो रही हो, आपके लिए का मात्र 90 लोग वहां पर एम्बुलेंस से पहुंचे थे, घंटों एम्बुलेंस का तांता वहां पर लगा रहा मात्र 90 लोगों को लाने के लिए। तमाम एम्बुलेंस वहां लगी हुई थी, क्या केवल 90 लोगों को अस्पतालों तक ले आई? और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि वहां पर अगर आपने देखा होगा अमलेंदु जी की सबसे बहुत ज्यादा प्रचार किया गया कि यहां इतना अत्याधुनिक अस्पताल मेला क्षेत्र में ही बनाया गया है कि वहां बहुत बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन तक की खबरें आ रही थी कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन इन घायलों के इलाज के लिए वहां प्रयागराज के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लोगों को भेजना पड़ा। तो तमाम व्यवस्था की, प्रचार प्रसार की पोल खुल गई एक हादसे से, लेकिन इसके बावजूद सरकार उन सारी चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, सरकार सारी चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, हालांकि पर्दा नहीं डालना चाहिए। अगर कमियां हुई हैं तो उसका निराकरण किया जाना चाहिए, और अभी तो कुंभ लंबा चलेगा। तो अगर आप अभी पर्दा डालेंगे तो चीजें सामने आ ही नहीं पाएंगी, ये भी आना शुरू है। इधर समझिए एक बड़ी खबर ये आ रही है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, और दिल्ली में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और एक दिलचस्प बात, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव, आपको लग रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चुनाव है, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव ऐसा चुनाव रहा है जिसने पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिए थे। एक बड़ी घटना बन गई थी, इसलिए चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की चर्चा हो रही है। और वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है, वो अमलेंदु जी बताएंगे। हाँ, वहाँ ये है कि चूंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिर जीत जाएगी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर नहीं लड़ेंगे। लेकिन यहाँ जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और आज तो संदीप दीक्षित ने अपना लगभग 2 मिनट 17 सेकंड का एक वीडियो जारी करके सीधे सीधे चुनौती दे दी अरविंद केजरीवाल को कि जंतर मंतर पर 31 तारीख को दोपहर 2 बजे आओ, मैं इंतजार करूंगा और आमना सामना होगा। ये हम दिखाएंगे भी उनका वीडियो जो है संदीप दीक्षित का कि वो क्या कह रहे हैं। संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अविनाश जी हमारे साथ कुछ खबरों के साथ मौजूद हैं। जी अविनाश। हाँ, जो आपने चंडीगढ़ की बात की, तो चंडीगढ़ में पिछली बार भी ये दोनों लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, क्योंकि दोनों को पता है कांग्रेस, क्योंकि पार्षद का वोट होता है वहाँ, जो मेयर चुनाव के लिए वहाँ पार्षद मिलकर चुनाव मेयर को चुनते हैं। जनता के बीच यदि वोटिंग होती तो संभवतः अलग अलग भी चुनाव लड़ सकते थे। जो चंडीगढ़ नगर निगम की दलगत स्थिति है उसमें सीधा सीधा समीकरण है, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन नहीं करेंगे तो वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा, क्योंकि जो नगर निगम है उसमें 35 पार्षद हैं, और जो चंडीगढ़ का सांसद होता है उसका भी एक वोट होता है।
तो चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी हैं, वो कांग्रेस के हैं। तो 36 वोट हैं टोटल मिलाकर, और 36 में से जाहिर सी बात है बहुमत का जो आंकड़ा बनता है वो 19 का बनता है, और 19 सीट किसी के पास नहीं है। सबसे ज़्यादा वहाँ पार्षद हैं, बीजेपी के पास 15 हैं। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, जिसके पास 13 पार्षद हैं। कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं और 1 उनका सांसद है, तो यह संख्या 8 हो जाती है। अगर ये दोनों गठबंधन नहीं करेंगे तो 15 वोट लेकर वहाँ बीजेपी का मेयर भी बन जाएगा, सीनियर डिप्टी मेयर भी बीजेपी अपना बना लेगी, और जो डिप्टी मेयर है वो तीनों सीटें बीजेपी जीत जाएगी। तो ये तो शुरुआत से ही 20 तारीख को जब पहली बार जब चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तभी DB लाइव ने बता दिया था कि चंडीगढ़ में, दिल्ली में भले ये दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में इन दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है। गठबंधन का खुलकर ऐलान नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि भाई दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव में कोई असर ना पड़ जाए, लेकिन ये मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव मिलकर ही लड़ेंगे। तो इन दोनों का वोट जो मिलकर वो 21 हो जाता है और बीजेपी का 15 वोट रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है गठबंधन हो गया है, तो अब खाली वोटिंग एक तरीके से फॉर्मेलिटीज है, और वहां पर इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि वहां ये इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन अब जीतेगा वोट पिछली बार भी पक्ष में ही थे, लेकिन मतदान अधिकारी की भूमिका बड़ी जबरदस्त रही, बड़ी चर्चा रही। और जो हम चुनावी प्रक्रिया की बात, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की थी ये लोकतंत्र की हत्या है, तो वो जो चुनावी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि बड़े सवाल उठ गए थे, इसलिए चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उस मामले में कि अगर सारा कुछ निर्भर करता है चुनाव अधिकारी की भूमिका पर भी। हाँ बिल्कुल, पिछली बार हमने देखा था अनिल मसीह जो चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने 8 वोट रिजेक्ट कर दिए थे, और कैमरे के सामने वो वोट रिजेक्ट कर रहे थे, उस पर निशान लगा रहे थे ताकि वो रिजेक्ट किए जा सके। इतना क्रांतिकारी काम किसी चुनाव अधिकारी ने कभी शायद नहीं किया हो। हाँ बिल्कुल, 20 वोट के आपने 12 कर दिए 20 के घटाकर, और जिसके 16 थे उसको 16 ही बने रहे, क्योंकि पिछली बार जो सांसद था चंडीगढ़ का वो बीजेपी का था, तो इसलिए बीजेपी के 16 वोट हो गए थे। और इस बार भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला है कि भाई आप वीडियोग्राफी करवाएंगे, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिया है कि उस ऑब्जर्वर की निगरानी में चुनाव होगा, ताकि अनिल मसीह ने जिस तरीके से काम किया दूसरा कोई चुनाव अधिकारी उस तरीके के काम ना करे, वीडियोग्राफी। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनको नियुक्त किया है। तो जाहिर सी बात है पिछला चुनाव में जिस तरीके से धांधली हुई है उस तरीके की धांधली तो नहीं होगी। जिसने जो वोट डाला, यदि उसने वोट गलत डाला होगा तभी वो वोट रिजेक्ट होगा, लेकिन वहां कोई चुनाव अधिकारी उस वोट को रिजेक्ट करने के लिए उस पर निशान नहीं लगाएगा। यहाँ तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में आरोप लग रहे हैं कि आम मतदाताओं को के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जा रहे हैं। वो तो सीधे पार्षदों के नाम ही वोटर लिस्ट से और सबके सामने हटाते जा रहे थे, डिलीट करते जा रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि वो जो बैलेट पेपर था वो बैलेट पेपर पर निशान लगा रहे थे ताकि उस बैलेट को बाद में रिजेक्ट किया जा सके। अब लेकिन वो सीधा सीधा कैमरे की नजर में आ गए थे, तो इसीलिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट ही मंगवा लिए पूरे, बोले 36 के 36 बैलेट पहले हमारे पास में लेके आइएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो सारे बैलेट खोले गए, जो 8 रिजेक्ट बैलेट किए गए थे उनको खोला गया, और उसमें वही एक ही निशान सारे जिस निशान पर कैंसिल किया गया था वही सारे निशान लगे हुए थे। तो उस पर जो ईवीएम पे लगते हैं कि वो एक ही नहीं, हाँ वहाँ तो जो वोट दिया गया था आपने उसको रिजेक्ट करने के लिए एक नया निशान लगा दिया। तो उस पर उस समय CJI DY चंद्रचूड़ थे, तो उन्हीं की पीठ ने फैसला दिया था, और उन्होंने सारे के सारे जो रिजेक्ट वोट थे उन सबको मान्य कर लिया था। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई इनको गिना जाए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद ही बोला कि भाई वोट तो गिने हुए हैं, हम सीधा जो आपका रिजल्ट है हम रिजल्ट ही घोषित कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा रिजल्ट घोषित कर दिया था, और उसके बाद वहां फैसला पलटा था। नहीं तो बीजेपी ने मेयर, डिप्टी मेयर सभी अपने बना लिए थे। तो ये बड़ी दिलचस्प जानकारी दी अविनाश ने, और इसलिए चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहां मिलकर चुनाव क्यों लड़ रही है, यह भी जानना दिलचस्प है। जबकि किस स्तर के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच, वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। संदीप दीक्षित ने तो सीधे तौर पर चुनौती दी है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि आएं और हमारे साथ वो बहस करें। अब अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की चुनौती लोगों को देते हैं, आरोप लगाते हैं। संदीप दीक्षित की इस चुनौती का सामना वो करेंगे, नहीं करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं और किस बात पर, किस मुद्दे पर वो अरविंद केजरीवाल को बहस करने की, डिबेट करने की चुनौती दे रहे हैं। नमस्कार, मैं संदीप दीक्षित हूं, कांग्रेस पार्टी से। नई दिल्ली का जो असेंबली चुनाव आ रहा है उसमें उनका कैंडिडेट। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से अरविंद केजरीवाल ने जितने भी झूठ, जितने भी गलत बयानी पिछले 10 साल में की है, जितनी चीज़ों पे उसने कहा है कि उसकी सरकार ने विकास के काम किए हैं, लगभग हर चीज़ को मैंने आंकड़ों से झूठा दिखाया है।
सीधे सीधे मैंने इस आदमी को बताया है कि तुम फरेब करते हो, तुम झूठ बोलते हो। और कई बार अरविंद केजरीवाल को कहा है कि सच का सामना करो। तुम तो हमेशा कहते थे कि जो नेता है उसको सच का सामना करना चाहिए, आम जनता से भी पूछे हुए सवालों का जवाब देना चाहिए। कई बार मैंने कहा कि मंच पर मेरे साथ आओ, इस आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि बहादुरों की हिम्मत होती है सच का सामना करना, कायरों की नहीं। और ये आदमी इस देश में राजनीति का सबसे बड़ा कायर है। और इसीलिए मैं 31 तारीख को मैंने एक चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल को, हिम्मत हो तो जंतर मंतर पर आओ, 2 से 3 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। हर उस मुद्दे पे जिसमें आपने पिछले 10 साल से कहा है कि आपकी सरकार ने रत्ती भर भी काम किया है, मैं आप पर सवाल पूछूंगा। एक ही उसका कानून रहेगा पूरी डिबेट का कि हम जो भी बात कहें तथ्यों पर कहें, और ये वो तथ्य हों जो दिल्ली सरकार की किताबों में छपे हों, तुम्हारे मनगढ़ंत सत्य नहीं। तुम जो भी बात कहोगे उसको मैं अपने तरफ से तुम्हारी किताबों से, तुम्हारे ही आंकड़ों से दिखाऊंगा कि सच है या झूठ है। और उसके साथ साथ 2 और सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। कहाँ गए वो 10 साल पहले शीला दीक्षित जी और मेरे खिलाफ बनाए हुए तुम्हारे हजारों झूठे झूठे सबूत, जिसके ऊपर तुम भ्रष्टाचार की बात कहा करते थे? 4 दिन पहले भी तुम में हिम्मत हुई है कि मुझे बेईमानों की लिस्ट में खड़ा करो। आदरणीय राहुल जी का भी नाम तुमने लिया है। आइएगा, हिम्मत है। और अगर डरपोक, कायर और फरेबी नहीं हो तो आओ 2 बजे, और एक भी चीज का तुम अगर प्रूफ कर पाए तो मैं मान जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा 31 तारीख 2 से 3 बजे जंतर मंतर, और नई दिल्ली की और यहाँ की जनता से कहूंगा, जो भी सच सुनना चाहता है आप सबका निमंत्रण है, आइएगा। सच और झूठ का हम फैसला आप पर छोड़ते हैं। तो सीधी चुनौती दे रहे हैं। आज 30 तारीख है और 31 तारीख को 2 से 3 बजे के बीच उन्होंने टाइम रखा है। देखते हैं अरविंद केजरीवाल इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है, और अविनाश उस पर हमें जानकारी देंगे, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बाइट से पहले संदीप दीक्षित की कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो बातें हो रही थी कि क्यों लड़ रहे हैं, वही जो आशंका थी आखिरकार वो सच साबित हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीत ली है। अविनाश, क्या है पूरी जानकारी? अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। जो 36 वोट थे उसमें से 17 वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को, इंडिया गठबंधन को, और 19 वोट मिले हैं बीजेपी को। यानी 4 जो पार्षद हैं उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। पिछली बार भी हमने देखा था कि मेयर चुनाव को लेकर तो के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला पलट दिया था, और उसके बाद जब डिप्टी मेयर का चुनाव फिर उसके बाद में कराया गया था तो 4 पार्षद थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग उस समय भी की थी। तब भी बीजेपी के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर दोनों बीजेपी के चुन लिए गए थे, और इस बार भी 4 पार्षदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। अब ये कहा यह जा रहा है कि चारों पार्षद आम आदमी पार्टी के ही हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो अब क्योंकि अभी 19 और 17 का आया है रिजल्ट, 19 का ही जो बहुमत था, शुरुआत में बताया था कि कुल टोटल 36 वोट हैं, सारे वोट डाले गए हैं और सभी वोट बैलेट वोट थे, कोई भी वोट रिजेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन उसमें से 19 वोट बीजेपी कैंडिडेट को मिले हैं और 17 वोट इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो बीजेपी कैंडिडेट की जीत बताई जा रही है वो आम आदमी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की वजह से ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो उससे पहले ये क्लियर हो गया था कि इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट होगा, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तय कर लिया था कि भाई 2-2 कैंडिडेट नहीं उतारे जाएंगे, क्योंकि जो समीकरण था वो सीधा सीधा हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर दोनों अलग अलग कैंडिडेट उतारेंगे तो फिर बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो आराम से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन क्रॉस वोटिंग पर संभवतः ये लोग नजर नहीं रख पाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जो बाड़ेबंदी की गई थी, अपने जो पार्षद थे उनको हिमाचल प्रदेश ले गए थे, इस बार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में थे कि भाई आराम से चुनाव जीत जाएंगे। पंजाब में भी सरकार थी तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई कुछ कोई गड़बड़ होगी। कुछ तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था, उस ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए। दूसरी बात यही थी कि जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो उस तरीके से वो दिखाना भी नहीं चाहते थे कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि पहले ये होता था कि भाई दोनों पार्षदों को एक जगह इकट्ठा कर लेते थे ताकि सीधा वोटिंग के समय लेके पहुंच गए। लेकिन इस बार दिल्ली चुनाव के लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरती जा रही थी, और संभवतः उसी में बीजेपी ने सेंध लगा दी और 4 पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के सारे बीजेपी ने अपना मेयर चुन लिया है। जी, तो ये खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को जीत लिया है मेयर के चुनाव में। और
ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर की देख रेख में ये हो रहे थे। तो ये चुनाव को जीतने की, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ चुनाव लड़ रहे थे, बावजूद इसके कि दिल्ली में एक दूसरे के आमने सामने हैं। जी अमलेंदु जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, इधर अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर एक ट्वीट किया है समीर जी, अभी थोड़ी देर पहले, मुश्किल से मिनट भर पहले ही उन्होंने ट्वीट किया है, और उन्होंने वहाँ के जीटी रोड गेट का एक सीसीटीवी फुटेज जो है उसका स्क्रीनशॉट जारी करते हुए कुछ लिखा है और कुछ मांग की। अगर आप बता देंगे मुझे लगता है बेहतर होगा। जी हाँ, अखिलेश यादव का ने जो तस्वीरों के साथ वहाँ गंदगी की तस्वीरें हैं उसको ट्वीट किया है, और गंदगी क्या, वो भगदड़ के बाद की जो दिखाई पड़ रही है, वो लिख रहे हैं कि महाकुंभ में जिन लोगों के अपने बिछड़ गए हैं, सूचना के अभाव में उनके अंदर यह आशंका जन्म ले रही है कि कहीं उन्होंने अपने परिवार परिजनों को हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया है। इस आशंका को दूर करने के लिए एक सरल उपाय यह है कि सरकार महाकुंभ हादसे में जीवन गंवाने वालों की सूची जारी कर दे। यदि मृतक चिन्हित नहीं है तो उनके वस्त्र चित्रादि माध्यम से पहचान कराई जाए। इस प्रयास से आशंका का उन्मूलन होगा और तीर्थ यात्रियों में इस आशा का संचार होगा कि उनके अपने खोए जरूर हैं, पर सद प्रयासों से आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। ये वही बात कह रहे हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि वहां पर जो हताहतों की संख्या है उसको लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। सवाल उठ रहे हैं सरकार के दावे पर, और तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने परिजनों को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, लोग इधर उधर भटक रहे हैं और ये लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं, और अभी तक जो है वो कोई सूची जारी नहीं हुई की जा रही है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो इस सूची को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, और ये बार सवाल उठ रहा है कि आखिर जो है वो बताया क्यों नहीं जा रहा, क्या स्थिति है। और कल भी हम लोगों ने समीर जी इस तरह के कई वीडियोस देखे, लोग रो रहे हैं, भटक रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई उनके परिजन खो गए हैं। कोई बता रहा है कि उसके 8 लोग आए थे, कि उसकी सास जो है वो नहीं मिल रही है, कोई बता रहा है कि उसकी माँ नहीं मिल रही है, कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं और नहीं मिल रहे हैं, और कोई सूचना नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया पे लोग तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, तमाम तरीके की वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो ये यानी एक तरीके से जो समीर जी देखा जाए कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये भी प्रशासन की तरफ से देखने में आ रहा है। चलिए ठीक है, दुर्घटना हो गई, आप उसको नहीं रोक पाए, दुर्घटना रोकना चलिए आप नहीं रोक पाए, लेकिन दुर्घटना के बाद जो चीजें ठीक होनी चाहिए, कम से कम वो तो अब तक ठीक हो जानी चाहिए थी। सही जानकारी तो लोगों को मिलनी चाहिए थी कि उनके परिजन जो नहीं मिल पा रहे हैं वो कहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इधर समझिए जो जस्टिस मार्कंडे काटजू हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। अगर आप वो ट्वीट सुना देंगे तो मुझे लगता है बेहतर है। बहुत उनका अंदाज एक अलग होता है, बहुत एक कह लीजिए कि चुटकी लेते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं मार्कंडे काटजू, वो लिख रहे हैं कि अंधभक्त कहीं, वो असल में अपनी भाषा में लिख रहे हैं कि अंधभक्त कहीं की भगदड़ में मरे नहीं, अमृत काल में मोक्ष प्राप्त किए हैं, कोई वीआईपी मोक्ष क्यों नहीं पाया। अब हालांकि ये तंज है उन्होंने किया है, लेकिन बड़ी सच्चाई है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें हो रही हैं, और अभी थोड़ी देर पहले आप जो बात कर रहे थे कि दिखाया गया कि वहाँ रामदेव स्नान कर रहे हैं, वहाँ हेमा मालिनी स्नान कर रही हैं, जबकि उससे कुछ घंटे पहले इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि उनके लिए वहाँ सारी व्यवस्था ठीक है और व्यवस्था में गड़बड़ी हुई तो आम आदमी के लिए हुई, या फिर वो ये बताना चाह रहे हैं कि आम आदमी को सही तरीके से चलना, वहां पर पहुंचना और स्नान करना नहीं आता है। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं। ये टिप्पणी थोड़ी अंदाज इसका हल्का जरूर है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर करती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ समझ ये कहा जाए कि गहरा कटाक्ष है इसको आप ये कह सकते हैं कि ये कहना, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि इसमें कुछ पुण्यात्माओं ने को खोया है, तो पुण्यात्माओं को खोया है, प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं पुण्यात्मा उन्होंने खोया है। तो यही सवाल जस्टिस काटजू उठा रहे हैं कि जो कोई वीआईपी था वो पुण्यात्मा क्यों नहीं था। जी हाँ। यानी जिस वीआईपी मूवमेंट, समझिए पूरा सोशल मीडिया इसी से भरा पड़ा है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से ये हुआ है, हादसा हुआ है। अब अगर नहीं था तो फिर आज सरकार ने क्यों रोक लगा दी वीआईपी मूवमेंट पे? भाई सरकार ने आज भी तो रोक लगाई है वीआईपी मूवमेंट पे, तो कल वो रोक क्यों नहीं लग सकती थी? सारे जो वहां पर वीआईपी पास थे, इस तरह की सुविधा थी, वो सारी सब पे उसको बंद कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, हमारे पास कुछ अखबारों की क्लिप है, वो दिखा रहे हैं कि प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या में 75% तक की गिरावट आई है, और बड़ी संख्या में लोग अपने ट्रेन के टिकट या बसों को जो बुक कर रखे थे उसको कैंसिल करा रहे हैं। इस हादसे के बाद जो स्थितियां बनी है और जो सरकार
सरकार को लेकर जो अविश्वास की भावना पैदा हुई है, सबसे बड़ा अविश्वास ये कि सरकार बहुत सारी चीज़ों को छिपाती है और अपनी चीज़ों को भी छिपाती है, यानी अपना प्रचार प्रसार बढ़ा चढ़ाकर करती है और अपनी खामियों को दबाने की वो हर संभव कोशिश करती है। इसका असर भी अब दिख रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, इसका असर निश्चित तौर पर दिख रहा है और ये साफ समझ में आ रहा है कि सरकार की कमियां भी अब यहाँ निकल कर आ रही हैं। यानी जो लंबे लंबे होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स और साहब 144 साल में महाकुंभ आया है और सदियों से ऐसा जो हुआ ही नहीं, और ये बीजेपी की अगर सरकार नहीं होती तो महाकुंभ होता ही नहीं। ये जो 7,000 करोड़ रुपया इस प्रचार पर खर्च किया गया, उस प्रचार की असली पोल अब खुल रही है इस दुर्घटना के कारण। हालांकि ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी और ये दुखद घटना है, लेकिन सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही, चूंकि ये प्रचार आपने किया था कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, तो अगर आपने कोई तीर मारा है तो उस तीर का अंजाम क्या है, इसके लिए भी सवाल उठेंगे और ये सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और यहाँ पर जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि अफवाहों पर ना ध्यान दें और लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अफवाहें ना फैलाएं। यानी वो तमाम सूचनाएं जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मिल रही हैं, उनको देने के लिए लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर तो दबाव बनाया ही गया है। सोशल मीडिया को भी एक तरह से धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, अफवाहों की बात की जा रही है। लेकिन अमलेंदु जी, देखा जाए तो सबसे बड़ा अफवाह जो सरकार की तरफ से फैलाया गया और कहा गया, प्रचारित किया गया और उसके जरिए वो तमाम सोशल मीडिया माध्यमों में भी सरकार के समर्थक लोगों की ओर से, वो है 144 साल के बाद इसको मुकाना। ये तमाम जो धर्मशास्त्री हैं उनका ये कहना है कि 144 साल बाद, हर कुंभ जो होता है वो 144 साल के बाद आता है, क्योंकि ये गणना ये है कि 12 कुंभ जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं और 12 कुंभ के बाद होने के बाद वो अपने आप ही 144 साल होता है। तो इसके पहले वाला जो कुंभ था वो भी 144 साल के बाद ही आया था, लेकिन इसको ऐसा प्रचारित किया गया कि अब ये आया है, अब ये 144 साल के बाद ही आएगा। इसलिए लोगों को लगा कि चलो जीवन में हम भी एक बार उसका एक आनंद ले लें। नहीं, यहाँ एक थ्योरी और चल रही है समीर जी। थ्योरी ये चल रही है कि बीजेपी में जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है आपसी, दिल्ली और लखनऊ के बीच में, तो लखनऊ ने दिल्ली से ऊपर दिखाने के लिए इस तरीके के इंतजाम किए और अब दिल्ली जो ये बहाना ढूंढ रही है कि इस बहाने लखनऊ को निपटाया जाए। तो ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि जो वहां जो कमिश्नर साहब जो थे वो पंत साहब थे और एसएसपी साहब जो है वो तिवारी साहब हैं। तो यानी योगी जी के खिलाफ क्या कुछ चल रहा है, दिल्ली के इशारे पर चल रहा है। बहुत सारी अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये मतलब इनका कोई सिर पैर नहीं होता है, लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इसकी सही तरीके से जांच हो। हालांकि न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है सरकार ने और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो है वो उसकी जांच करेंगे और आज जो है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो है वहां पहुंच रहे हैं कि क्यों घटना हुई और इसके क्या क्या हो सकता था। लेकिन सवाल ये है कि जो पहले हुआ, इससे पहले जैसे टेंट में आग लगने की घटना हुई थी, अगर उससे ही सबक कोई ले लिया होता समीर जी तो ये दुर्घटना नहीं होती। लेकिन सवाल ये कि सबक लेता कौन, चूंकि प्रशासन की जिम्मेदारी तो वीवीआई मूवमेंट पे थी कि हेमा मालिनी जी को स्नान कराना है, रामदेव को स्नान कराना है। तो जब प्रशासन रामदेव को, हेमा मालिनी को स्नान कराने पे लगा रहेगा तो आम जनता तो इसी पर तरह छोड़ दी जाएगी। बिल्कुल। और ये लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि साधु संत और अखाड़े वहां पर बेहद नाराज हैं सरकार। हालांकि नाराजगी की खबरें पहले भी आ रही थी, लेकिन इस घटना के बाद जबरदस्त नाराजगी है और अखाड़ा परिषद ने तो सीधे मना कर दिया था कि वो शाही स्नान ही नहीं करेंगे। यह अलग बात है कि बाद में सरकार ने काफी देर की मशक्कत के बाद उनको राजी किया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी की, अमलेंदु जी, इन चीजों को अगर देखा जाए, उनको तार जोड़े जाए, अगर हम केवल हताहतों की संख्या की बात करें कि कितने लोगों ने जान गंवाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के लगभग 7-8 घंटे के बाद जो मीडिया से बात की, उसमें उन्होंने एक भी बार नहीं जिक्र किया कि कितने लोगों की जान गई है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट आ चुके थे और उन्होंने जो मृत लोगों हैं उनकी सांत्वना दी उनके परिजनों को। और उसके बाद देखिए शाम तक फिर ये बताना पड़ा सरकार को आखिरकार कि हाँ, उसमें लोगों ने जान गंवाई है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि यहाँ राज्य सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके ऊपर दबाव है कि वो इन चीजों को न दबाए। यानी यहां पर भी समीर जी जो दिल्ली और लखनऊ के बीच संघर्ष है वो दिखाई पड़ रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो नहीं बता रहा है कि कोई मृतक हुआ। उनके पूरे उस वक्तव्य में लगभग 8 मिनट का वो है, उसमें कहीं मृतक शब्द का इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ घायलों का 2 बार उन्होंने जिक्र किया है कि कुछ घायल हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देते हैं कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है,
है ना, उनके प्रति संवेदना। राष्ट्रपति ट्वीट कर देती है प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद, तमाम लोग जो है जो केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री कर देते हैं। तो इस तरीके से ट्वीट हो जाते हैं और राज्य सरकार से पूछा भी नहीं जाता है कि कितना हुआ, कि क्या सूचना है। भाई अगर आपको ये मालूम पड़ जाता है कि कितने हुए हैं तो प्रधानमंत्री ही कम से कम उस संख्या को बता देते कि इतने लोग हुए हैं राज्य सरकार से। अच्छा ये भी हिसाब चला, दिन भर जो है वो सुबह चलाया गया कि 3 घंटे में 4 बार प्रधानमंत्री ने जो थी मुख्यमंत्री से बात की। अरे भाई क्या बात की आपने? सही बात है। आप जो हताहतों घायलों की संख्या नहीं जान पा रहे तो आपने बात क्या की। और एक चीज और भी है, जो जब मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की 8-9 मिनट की बातचीत, उसके कुछ अंश हमने आपको कल सुनवाए थे, आज भी सुनवाएंगे, उसमें किसी ने सवाल भी नहीं पूछा, जबकि मीडिया परेशान था कि कोई आधिकारिक आंकड़ा आए, लेकिन मुख्यमंत्री सामने दिख रहे हैं फिर भी उसने सवाल नहीं पूछा कि आखिर कुछ लोगों की जान भी गई है कि केवल घायल ही हुए हैं कुछ लोग। हाँ, और सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री 8 बार मुख्यमंत्री को फोन कर रहे हैं तो अगर मुख्यमंत्री कुछ काम भी कर रहा होगा और प्रशासन को अगर ले रहा हो मॉनिटरिंग पे, तो आप उसके काम में दखल डाल रहे हैं। बिल्कुल भाई मुख्यमंत्री अगर उसमें लगा है काम में तो प्रधानमंत्री दखल ही तो डाल रहे हैं। आप अचावा से फोन कर रहे हैं 3 घंटे पे, क्यों फोन कर रहे हैं भाई? आप क्या कर लेंगे? अच्छा मुख्यमंत्री से आप बात करके क्या आप ठीक कर देंगे? नहीं, अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी है तो पहले ज्ञान क्यों नहीं आपने दे दिया था कि ऐसे व्यवस्था करो? तो यानी आप भी जो है एक तरीके से कहा जाए तो आप सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, राज्य की सरकार को, कि वो पहले आपसे बात करे। भाई मुख्यमंत्री अगर हॉटलाइन पे आएगा और आपसे बात करेगा तो पूरा प्रशासनिक हमला तो इस पर रहेगा ना कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात कर रहा है। और मुख्यमंत्री अगर प्रशासन से हॉटलाइन पे तैयारियों का जायजा ले रहा है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो यहाँ भी यानी दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव इसको लगातार उठाते रहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और बहुत सी चीज़ें इसी में होती हैं। तो अब ये पता नहीं दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है, कुछ उसकी वजह से कुछ हो रहा है, या अब लोग इसके अंदर जो अपने पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं, जो भी हो, बहरहाल दुर्घटना जो है ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है और इसकी कायदे से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई वीवीआईपी हो, चाहे वीवीआईपी मूवमेंट हो, जो भी इसके लिए दोषी हो उसको निश्चित तौर पे इस्तीफा तो देना चाहिए। लेकिन इससे ही सबसे बड़ा सवाल, दुर्घटना के बाद हादसे को लेकर, हादसे की आशंका जताई जा रही थी, व्यवस्था में खामियों की बातें लगातार आ रही थी, सोशल मीडिया में दिखाई पड़ रहा था, लोग शिकायत कर रहे थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डीजीपी और डीएम सबको टैग करके ट्विटर पर। यानी ये नहीं हो सकता है कि ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया में दिख रही थी उससे कोई अनजान है। सारे जो जिम्मेदार लोग थे उनके पास ये सूचनाएं पहुंच रही थी, लेकिन कोई भी उसको व्यवस्था नहीं की गई या उसको इग्नोर किया गया कि ये जो शिकायतें हैं ये कितनी गंभीर शिकायतें हैं। नहीं रोका गया तो इतनी बड़ी भीड़ अगर आएगी मौनी अमावस्या के दिन तो हम कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे? ये अति आत्मविश्वास था या फिर इग्नोरेंस थी, यानी नज़रअंदाज कर दिया गया लोगों की शिकायतों को। और ऐसा लगता है, ये कहा भी जा रहा है कि ये सारी चीज़ें इसलिए की गई क्योंकि सरकार को इस बात पर भरोसा था कि वो इन चीज़ों को, इन खबरों को लीपापोती करके दबा देगा। कोशिश भी वही की गई, अभी भी की जा रही है, लेकिन ये खबरें ऐसी हैं कि वो दब नहीं पा रही हैं। जिम्मेदार कौन है उसको लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसका मतलब कोई जिम्मेदार नहीं है। और मुख्यमंत्री जब खुद ही कह रहे हैं कि लोग ही जिम्मेदार हैं, वहां के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि कोई भगदड़ ही नहीं हुई है पुलिस के अधिकारी, ये अपने आप में दिखा रहा है कि सरकार का रवैया कितना गैर जिम्मेदाराना है। व्यवस्था उसने गैर जिम्मेदाराना तरीके से तो की, अब उस पर जो जिम्मेदारी लेने की बात है उसको भी किस तरह से ढकने की कोशिश की जा रही है, लीपापोती की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, लीपापोती की कोशिश की जा रही है। और हालांकि जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह वो पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर उनका जो है वो लैंड हो गया है प्रयागराज में और वो जांच भी करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और मतलब जो तीसरा अमृत स्नान जिसको कह रहे हैं, बसंत पंचमी, अमृत स्नान नहीं, वो शाही स्नान जो होता है, उस तीसरे शाही स्नान के लिए भी जो है वो ऑब्जर्व करेंगे कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरीके के हैं। तो ये वो देखेंगे, तो पहुंच गए। लेकिन जो घटना हो चुकी समीर जी, उसको लेकर तो निश्चित तौर पर सवाल उठ ही रहे हैं और ये सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सवाल एक तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सरकार को चिंतित करने वाले होने चाहिए। और आगे आने वाला जो, अब ठीक है गए हैं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी गए हैं, आगे आने वाले स्नान की तैयारी करेंगे। लेकिन जो पिछड़ा हो चुका है उसमें भी जैसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और वो आज सुबह का ही उन्होंने जो है वो जो जीटी रोड गेट है उसका विजुअल जो उन्होंने वो पोस्ट किया है, सीसीटीवी कैमरे का विजुअल। तो उससे यानी सवाल तो उठ रहे हैं कि अभी भी
स्थितियां उस तरीके से नहीं है और लोग अभी भी चिंतित हैं, जिनके परिजन खो गए उनको लेकर। तो ये जो है अब इसकी मतलब प्रशासन को कम से कम ये जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है। और इसीलिए चूंकि प्रशासन किस तरह से चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाए। जो अधिकारी जिम्मेदार रहे इस हादसे के लिए, इस घटना के लिए, जिनके पास पूरा इसको मैनेज करने का, प्रबंधन करने का जो पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाई। और खास तौर पर जो वीआईपी ट्रीटमेंट की बात आ रही है, वीआईपी मूवमेंट की बात आ रही है, उसको लेकर भी जवाब मांगा जाए सरकार से। चूंकि सरकार अपने से, लोगों से, आम लोगों से उनके जवाब दे नहीं रही है, मीडिया उनसे पूछ नहीं रहा है, पूछ भी रहा है तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए यह सवाल पूछने की कोशिश की गई है, जनहित याचिका डाली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर किस तरह से संज्ञान लेता है देखा जाएगा। सरकार ने भले ही न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की है और जांच के लिए न्यायिक आयोग का है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से अभी तक किसी को भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं की है, उन अधिकारियों को भी नहीं जो सीधे तौर पर इस घटना के होने से ही इनकार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल समीर जी, किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कम से कम उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिन्होंने कहा था कि कोई घटना हुई ही नहीं है। खासतौर से वो जो आकांक्षा राणा जो है, वो जो मेला प्रभारी जो थी, वो कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ और भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी, सब सामान्य है। और ये एसएसपी साहब जो कह रहे हैं कि कोई भगदड़ हुई ही नहीं, तो ये इन पे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होती है, लेकिन होगी नहीं, इसलिए नहीं होगी समीर जी, चूंकि इन अधिकारियों के ऊपर जो दबाव रहा होगा वीवीआईपी के लिए, इसकी हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरीके से वीवीआईपी को पहले स्नान कराया जाए, तो वो बेचारे भी क्या करें, आदमी तो एक ही है ना। अब उन वीवीआईपी के उसमें लगे कि जाकर के आम जनता के लिए करे, तो ये संकट जो है मुझे लगता है कि वीवीआईपी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाएं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम जवाब मांगे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब जनहित याचिका डालकर जवाब मांगने की कोशिश हो रही है, तब उसका क्या असर होता है, सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से संज्ञान लिया, फिलहाल वहां पर याचिका दायर कर दी गई है और प्रयागराज में महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ उस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, यह जरूर किया है कि और ज्यादा प्रशिक्षित और जिम्मेदार अधिकारियों को वहां भेजा है, उन अधिकारियों को जिन्होंने 2019 के अर्धकुंभ ही था वो, जिसको सरकार ने नाम बदलकर कुंभ कर दिया था, तो उस कुंभ की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों ने निभाई थी उनको वहां पर भेजा गया है, ये अब तक की खबर है। और तमाम तरह की परेशानियों से लोगों को वहां पर रूबरू अभी भी होना पड़ रहा है, लेकिन प्रयागराज आने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है, ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो तमाम खबरों पर इस तरह की जो अपडेट होंगे उन पर हमारी नजर रहेगी। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।